स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार जैन आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ और सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे लोकसभा का गठन। लोकसभा भारतीय संघ का आधार स्तंभ कही जाने वाली संसद का जो विवरण भारतीय संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 79 से लेकर 123 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संसद को दो भागों में ऐसे कह सकते हैं कि संसद का गठन को लेकर जो संसद बनती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को भारतीय संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें हम तो लोकसभा में मूल रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत बना तो सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। इसमें निरंतर परिवर्तित होता रहा और लोकसभा की वर्तमान में जो अधिकतम संख्या हो सकती है 552 हो सकती है। वर्तमान में सदस्य संख्या 545 कितनी है? 545। इसका डिवाइडेड संविधान के इस प्रकार किया गया है कि 530 13 और 2 530 जो सदस्य चुनकर आएंगे लोकसभा में वो राज्यों से चुनकर आएंगे और 13 सदस्य आएंगे वो आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य जो निर्वाचित होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, जो होंगे आंगल भारतीय सदस्य। इस प्रकार लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है 545। निर्वाचन को जो आधार बनाया गया है हमारे यहाँ पर निर्वाचन होगा वो केवल 530 और 13 सदस्य यानी कि 543 सदस्यों का निर्वाचन होगा और व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। 502 सदस्य आएंगे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में यदि चर्चा करें तो सबसे प्रथम योग्यता वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष की हो, साथ साथ दिवालिया वह पागल न हो। भारत का नागरिक होना चाहिए किसी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, संसद सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए और दिवालिया पागल नहीं होना। चौथी योग्यता में देखें तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
ये योग्यताएं निर्धारित की गई है। और साथ साथ यदि आगे बढ़ें तो लोकसभा का कार्यकाल की बात करें, हम लोकसभा गठन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान रखें। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। इसके साथ साथ लोकसभा में एक अध्यक्ष, लोकसभा में 2 पदाधिकारी होंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाएगा और उपाध्यक्ष का चुनाव भी उन्हीं में से किया जाएगा। इस प्रकार लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष यदि देखा जाए तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, श्रीमान श्री ओम बिरला जी हैं। जो आपके राजस्थान कोटा से सांसद हैं। मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है और लोकसभा के सभी क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। एकल सदस्य से मतलब ये होता है कि लोकसभा के जो सभी क्षेत्र होंगे के सभी एकल सदस्य तात्पर्य होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुनकर आएगा। चुनाव तो कितने लड़ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जीत कर आएगा, उसे एकल सदस्य माना गया है। इसके साथ साथ लोकसभा सदस्यों की जो यदि बात करें तो 1971 की जनगणना का आधार लोकसभा सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है। 1971 की जनगणना का आधार बनाया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियां पहली शक्ति यदि देखते हैं हम तो लोकसभा की शक्ति विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति। दूसरी है वित्तीय शक्ति। तीसरी है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंध शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण चौथी है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। नंबर 4 है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति और निर्वाचन संबंधी शक्ति और कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। विधायी शक्तियों के अंदर यदि आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कानून निर्माण का जो व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार की सूची दी गई है।
विधायक। 3 प्रकार की सूची दी गई है, सर्व सूची, राज सूची और संबर सूची। चौथी है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय। सर्व सूची में मूल रूप से भारत संविधान में 97 विषय थे, जिन पर केवल और केवल लोकसभा संसद कानून बना सकती है। सर्व सूची पर संसद कानून बनाएगी, राज सूची पर राज्य विधानसभा कानून बनाएगी अर्थात राज्य सरकार कानून बनाएगी, जिसमें मूल रूप से 66 विषय थे, और संबर सूची में 47 विषय थे। मैं आपको बता देता हूं कि सर्व सूची के 97 विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी, न कि राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज सूची के 66 विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, और संबर सूची के 77 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि संवर्ती सूची के विषय पर किसी विषय पर केंद्र और राज्य ने समान कानून बनाया है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार कानून मान्य नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर संसद को अधिक शक्ति दी गई है, और इसका इतिहास राज्य संसद को अधिक शक्ति देने का वो कभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो राज सूची के 66 विषय हैं उन पर कहा तो ये जाता है कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई है, कुछ ऐसी संविधान व्यवस्था दी गई है कि सर्व सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है। वो परिस्थिति कब आती है? वो परिस्थिति तब आती है जब राज्यसभा अपने 2/3 मत से एक प्रस्ताव पारित कर ये कह दे कि राज्य सूची में कोई विषय, इसमें राज्य सूची में कोई विषय राष्ट्रीय हित का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा, जब राज्यों की एक से अधिक विधानसभाएं एक प्रस्ताव पारित कर ये कह दे कि राज्य सूची पर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है और केंद्र सरकार कानून बनाए, तब जाकर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तीसरी परिस्थिति कब आती है? तीसरी परिस्थिति जब आती है जब उस क्षेत्र में, उस राज्य में यदि विधानसभाएं निलंबित कर 356 लगा दिया गया है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके साथ साथ आपातकाल यदि लगा दिया गया है, 352 लगा दिया गया है, तो भी वहाँ की विधानसभाएं उस समय निलंबित रहती है, और उन परिस्थितियों में राज्य सरकार राज्य सूची विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अन्यथा संविधान में बिल्कुल विधायी शक्तियों के अंतर्गत संसूची, राज्य सूची और संबर सूची के विषय बांट दिए गए। कोई भी सरकार किसी दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगी। इन परिस्थितियों को छोड़कर राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और संबर सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अवशिष्ट विषय, वो विषय, अब देखिए हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था में वैसे तो होता ही है कि अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक व्यवस्था पे का है। जहाँ कहीं संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर अवशिष्ट विषय राज्य को दिए जाते हैं, इसको दिए जाते हैं राज्य को। लेकिन हमारे यहाँ पर एक अलग ही अनूठी व्यवस्था दी गई है कि अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार को दिए गए। क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि संविधान निर्माताओं के मन में, संविधान जब बना रहे थे उनके मन में अनेक प्रश्न चल रहे थे, तो उन्होंने संघ सरकार को एक मजबूत संघ बनाने के लिए, मजबूत संघ का निर्माण करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई। संघ सूची में 57 विषय जो मूल रूप से थे, और अवशिष्ट विषय भी केंद्र सरकार को दिए गए। संबर सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची के विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसलिए लगता है भारत में आज भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो किया गया है, लेकिन शक्तियों का विकेंद्रीकरण दिखाने के लिए किया गया है, मूल रूप से शक्तिशाली केंद्र सरकार को ही बनाया गया है। तो यह विधायी शक्ति। दूसरी आती है आपकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में यदि आप देखोगे, वित्तीय शक्ति, भारतीय संघ में वित्तीय शक्ति के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वो लोकसभा को दिए गए हैं। इसमें मूल रूप से 4 बातें ध्यान रखने की बात है कि वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में रखे जाते हैं, भारत के जाते हैं लोकसभा में रखे जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। 4 बातें मूल रूप से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें लोकसभा में रखे जाते हैं।
कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरी बात, वित्त विधेयक केवल और केवल वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। चौथी बात, वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा में रखा जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा में रखे जाने के बाद जब लोकसभा से पारित होकर वह द्वितीय सदन राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को केवल 14 दिन अपने पास रखने का अधिकार है। कितने दिन? राज्यसभा 14 दिन अपने पास रख सकती है। 14 दिन के अंदर उसने पास कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, वो पास मान लिया जाता है। और यदि राज्यसभा ने उस वित्त विधेयक में कोई संशोधन किया है, कोई कटौती की है, तो उसको मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है, न कि राज्यसभा पर। इसलिए वित्त विधेयक के संबंध में जो शक्ति दी गई है वो सबसे ज्यादा लोकसभा को दी गई है। अगली शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारतीय संसद को कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की शक्ति दी गई है। मंत्रियों, कार्यपालिका के जो सदस्य जो मंत्री हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए कार्यपालिका संसद के सदस्य हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं और अंतिम रूप से अविश्वास का प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका के सदस्यों को नियंत्रण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार के साधनों की व्यवस्था की गई है तो निश्चित रूप से कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो नियंत्रण में रहेंगे और जनता के प्रति जवाबदेह रहेंगे। अगली आती है आपकी निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। लोकसभा निर्वाचन विभिन्न पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है। सबसे पहले लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। चौथा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये लोकसभा के निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। अगला देखते हैं संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं वर्षी में कि भारतीय संविधान के द्वारा संघ सरकार को मजबूत बनाया गया है और संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संघ सरकार को प्रदान की गई है। संघ सरकार को दी गई है। भारतीय संविधान में संघ सरकार 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। पहला है नंबर 1, संघ सरकार के द्वारा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में संघ सरकार को संशोधन कर सकती है। संविधान के अंतर्गत वो 3 प्रकार से कर सकती है। साधारण बहुमत से,
द्वितीय 2/3 बहुमत से, तीसरा है 2/3 बहुमत के अतिरिक्त बहुमत के अतिरिक्त राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से भी भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अब यदि आप अंतिम रूप से देखें तो भारतीय संसद को, भारतीय लोकसभा को महाभियोग का अधिकार भी है, महाभियोग संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। महाभियोग संबंधी शक्ति भी दी गई है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। यदि महाभियोग लोकसभा में रखा है तो वो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राष्ट्रपति हटाने में तो महाभियोग की संबंध शक्ति है, उसमें लोकसभा भाग लेती है। आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन माना जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए माना जाता है कि इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। साथ साथ इसके जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय जो संसद है उसका जो 1935 शासन अधिनियम के तहत जिस संरचनात्मक व्यवस्था की गई है, ये संरचनात्मक व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा इसके अंतर्गत बनाई गई है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था, लोकसभा का गठन और लोकसभा की शक्तियाँ। धन्यवाद।